हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के भूगोल विषय का पहला चैप्टर, भारत, संसाधन एवं उनके उपयोग। ठीक है, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न निकल कर आए हैं, जिसमें से आप लोगों को इसमें कुछ 40 क्वेश्चंस आज करवाएंगे। इस तरह से 3 पार्ट में पूरा वीडियो आएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो 3 पार्ट में आएगा और पहला पार्ट आज है। इसमें से हम लोग आज 40 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग रेडी रहिए और वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे और जिसके आधार पे आप इसमें से अपने तैयारी को भी आकलन कर सकते हैं, है कि नहीं। और जो क्वेश्चंस नए आपको दिखेंगे उससे आपको कई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? देखिए, इसका ऑप्शन है जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, या ऑप्शन डी है इसका इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये इसका सबसे पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा जिमरमैन जो है, इन्होंने ये कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और स्वतः उगते हैं, है कि नहीं। तो इसमें से ऑप्शन इसका देखते हैं, भूमि, भवन, मानव की योग्यता, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, भवन और मानव की योग्यता तो मानव निर्मित है, मानव द्वारा अर्जित है, कैसे कह सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि, ये प्राकृतिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा उसका हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। वन जो प्राकृतिक संसाधन है, नदियां है, नगर और खनिज। देखिए, खनिज, नदियां और वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, परंतु नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह मानव द्वारा निर्मित होता है नगर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? देखिए, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी जो है, ये भले ही सूर्य से प्राप्त है, परंतु इसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। फिर भी इसमें ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर ढूंढेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है मानवकृत, दूसरा ऑप्शन नवीकरणीय, तीसरा है अजैव, चौथा है अनवीकरणीय। देखिए, नवीकरणीय इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा पुनः प्राप्ति योग्य संसाधन है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 5 नंबर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का अर्थ होता है वैसा ऊर्जा संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त न हो सके, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला एक बार जल जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी ये राख बच जाता है ना, इसका कुछ दोबारा थोड़ी नहीं यूज हो सकता है, नहीं। लेकिन जल पुनः प्राप्ति योग्य है। जल के 3 रूप होते हैं, तीनों रूप में ये प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा पुनः प्राप्ति योग्य है, पवन जो निरंतर चलते रहता है। तो ये सभी तीनों ऑप्शन जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, और कोयला अनवीकरणीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या मानवकृत? तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। जो लौह अयस्क है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, मतलब ऊर्जा नहीं कह सकते हैं, संसाधन का एक स्रोत है। ठीक है, अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? इसका आंसर हो जाएगा जल। जल क्या है? नवीकरणीय है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्राकृतिक संसाधनों का भंडार, किस प्राकृतिक संसाधनों का भंडार जो है सीमित है? देखिए, तो हवा, पानी, ऊर्जा और खनिज तेल। इसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल। खनिज तेल जो है सबसे ज़्यादा सीमित रूप में भंडारित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे तो पानी जो पेयजल जो है वो सीमित मात्रा में, परंतु पानी की को अगर देखा जाए टोटल ऑल ओवर तो बहुत ज़्यादा है ना। इसका तो 71% जो है पूरे जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर जल ही जल है। तो ये
असीमित रूप में पाया जाता है। हवा, सौर ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त एनर्जी है, सूर्य का जो धूप है उसमें जो एनर्जी होता है, ये सभी असीमित है कि नहीं। लेकिन खनिज तेल जो है वो सीमित मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। अगला सवाल है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह किसने कहा था। यह कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला सवाल है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब होता है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, यानी संसाधनों का अनियोजित रूप से विदोहन करना, भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान में जितना हो सके उतना यूज करना। तो ये संसाधनों का अनियोजित विदोहन ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध को दर्शाता है। अगला सवाल है 12 नंबर, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। देखिए, सबसे पहले संसाधनों के संरक्षण हेतु क्लब ऑफ रोम एक संस्था था। इस संस्था द्वारा पहली बार आवाज़ उठाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। देखिए, रिपीट क्वेश्चन है, अभी अभी इसको बताया। इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, दूसरा है वेटलैंड कन्वेंशन, तीसरा है आपदा कन्वेंशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा 5 जून होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 1 जून को नहीं। आगे 16 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वह ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसका नाम है, मतलब ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरियो, ये शहर का नाम है वहाँ पे। दूसरा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इस ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है पेरिस, तीसरा है मास्को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर है, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो क्योटो जो है वह सम्मेलन आयोजित किया गया था जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितनी प्रतिशत है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 30%, क्योंकि 43% जो है मैदान है, 27% जो है पठार है और बचा 30% जो है वो पहाड़ियाँ है। अगला सवाल है 20 नंबर, मृदा निर्माण में निम्न प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल है। मृदा निर्माण में अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल है। अगला सवाल है 21 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटास। अगला सवाल है, कौन सा सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। देखिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 24 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जीवाश्म। ठीक है। अगला सवाल है 26 नंबर, काली मिट्टी उपयुक्त होती है किसके लिए। कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी। अगला सवाल है 27 नंबर, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर।
काली मृदा ज़्यादातर पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल नहीं होगा। राजस्थान नहीं होगा। झारखंड, महाराष्ट्र, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेंगुर मिट्टी। अगला सवाल है लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। अगला सवाल है 30 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल है मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि मृदा का निर्माण तो सब जगह है, लेकिन कौन सी मृदा पूछ रहा है, क्लियर नहीं है। अगला सवाल है 32 नंबर, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी प्रतिशत भूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.71%। अगला सवाल है 33 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। इसके बाद है 34 नंबर, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बिल्कुल ये तो भूमि को ह्रासित करेगा और ज़्यादा। बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी लाना, ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है बाढ़ नियंत्रण। अगला सवाल है 35 नंबर, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। मेढक को प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाले रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन है, बिल्कुल चक्रीय संसाधन है। जिस तरह से वर्षा का जो चक्र होता है जल चक्र कहलाता है। आपको पता होगा कि किस प्रकार महासागरों से जल वाष्पित होकर संघटन के बाद बादल बनता है, बादल फिर बरसता है और फिर वह अन्य जगहों पर जल स्रोत के रूप में विकसित होता है। तो इस तरह से जल चक्र चलता है। तो ये क्या है? चक्रीय संसाधन है। 39 नंबर है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग को, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 42 नंबर, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत भाग मृदु जल है, यानी मीठे जल के रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5, यानी 2.5% लगभग। आज इसमें से 1% जल ही पेयजल के रूप में हम लोग भूमिगत जल से प्राप्त करते हैं। अगला है 43 नंबर, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्न में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ववर्ती। अगला सवाल है हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं होती वह क्या कहलाती है? मतलब वह कौन सी नदी है जो हिमालय के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है हिमालय नदियाँ नहीं है, ये है भारत के पठारी भागों से निकलने वाली नदी है, इसलिए यह हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। बाकी सभी नदियां हिमालय से निकलती है, यह नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने का काम करती है यह नदी, इसका नाम है काली नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका नाम है काली नदी। अगला है 46 नंबर सवाल, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 65%। और ऐसे भी जलीय जीव होते हैं जिसमें 95% तक या 99% तक भी जल की मात्रा पाई जाती है, जो समुद्री जीवों में पाई जाती है। ऐसे मानव जैसे जीवों में 65% जल की मात्रा निहित होती है। आगे है 47 नंबर, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में, बिल्कुल सिंचाई में सबसे ज़्यादा किया जाता है उपयोग। इसके बाद है 48 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू कार्यों और नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11%, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है माने देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
और आज के लिए अंतिम सवाल है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में क्लियर करेंगे। आज 50 सवाल आज कर देते हैं। लास्ट सवाल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी, याद रखें, कृत्रिम झील है, यानी ये प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो गोविंद सागर वल्लभ पंत सागर जो है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी झील है।